हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स 2020 का क्लास चल रहा है। उसमें हम करंट अफेयर्स के आज पढ़ रहे हैं कुछ राष्ट्रीय घटनाएं। ये राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उसका ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट ये 80 ये पार्ट 18वां है। ये करंट अफेयर का 18वां पार्ट है। जैसे पहला है कि बाघ गणना रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण मंत्री ये प्रकाश जावड़ेकर हैं। ये प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जुलाई को, आप जानते हैं कि विश्व बाघ दिवस, ये विश्व बाघ दिवस किस डेट को मनाया जाता है? यह है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई को हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये रिपोर्ट जारी किया था और रिपोर्ट जारी करने के साथ ही उन्होंने कहा था कि वैश्विक भूमि, ये जो वैश्विक भूमि है, विश्व की भूमि है, उसका 2.5% भारत में है, जबकि वैश्विक आबादी मीन्स वैश्विक जनसंख्या का लगभग 15% आबादी भारत में है। वैश्विक भूमि का 2.5% भाग, जबकि वैश्विक आबादी का 15%, ये 15% नहीं बल्कि 16% है। ये 16% भाग भारत में निवास करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत विश्व का 8%, ध्यान रखेंगे कि विश्व का 8%, ये 8% ये जैव विविधता का घर है। तो हमारे प्रधानमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ दिवस के अवसर पर भारत में बाघों की संख्या बताई और साथ ही यह भी कहा कि भारत में जो भूमि है विश्व की समस्त भूमि का 2% भाग 2.5% है, जबकि विश्व की आबादी का लगभग ये 16% है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत विश्व का 8% ये जैव विविधता का घर है। आप जानते हैं, इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में ये विश्व के लगभग 70% बाघ हैं, अर्थात लगभग 3000। विश्व के ये 70% जो बाघ हैं वो भारत में है। और ये भी जानते हैं, और पूछा जाए कि 70% जो बाघ हैं विश्व के भारत में है, तो भारत की किस राज्य में सर्वाधिक है? ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। बाघों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। जबकि अगर रिजर्व क्षेत्र पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र है, जिम कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र में लगभग 231, ये उत्तराखंड यूटीएन के जिम कॉर्बेट में सर्वाधिक ये 231 भाग हैं। तो सर्वाधिक जो बाघ है मध्य प्रदेश में है। और किस कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र में है? तो है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक लगभग 231 बाघ हैं। आप भी जानते हैं कि भारत सरकार का राष्ट्रीय पशु 1973, ये 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत ने 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करके प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को संरक्षण देने की मुहिम शुरू की थी। तो ये है हमारा ये बाघ रिपोर्ट, ये बाघ गणना रिपोर्ट। ये है कि भारत में विश्व के 70% भाग रहते हैं
और सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है और सर्वाधिक 231 उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई थी और उसी के द्वारा ये मंदिर निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी और मंदिर निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ये 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। ध्यान रखेंगे कि अब मंदिर के कुछ ढांचे में परिवर्तन करने की योजना है। अब जो पहले योजना थी कि 3 गुंबद होगा, लेकिन अब 3 की जगह उसमें 5 गुंबद बनाए जाएंगे और मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है 128 फीट। पहले 128 फीट थी, अब मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के नींव में, ध्यान रखेंगे कि मंदिर के नींव में ये टाइम कैप्सूल, मंदिर के नींव में ये टाइम कैप्सूल को कहते हैं ये कालपत्र, इसको ये कालपत्र भी कहा जाता है। ये टाइम कैप्सूल नींव के, यानी कि जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है उस मंदिर के नीचे ये लगभग 200 फीट नीचे, ये 200 फीट नीचे ये टाइम कैप्सूल, यानी कि उसमें ताम्रपत्र पर लिखकर ये नीचे डाला जाएगा। तो राम मंदिर के नींव के नीचे ये टाइम कैप्सूल या कालपत्र ये ताम्रपत्र पर लिखकर ये मंदिर के नींव के नीचे लगभग 200 फीट की गहराई में डाला जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड के ये पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन या कौ पार्क, ये पिथौरागढ़ के एक कुमाऊं के मनस्यारी में, कुमाऊं के मनस्यारी में यह स्थापित होगा। ध्यान रखेंगे कि कवक लाइकेन क्या है? तो जुरासिक कालीन लाइकेन प्रजातियों का प्रयोग, ध्यान रखेंगे कि भोजन में होता है, इत्र में होता है, रंजक में होता है या दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। यह पार्क लगभग 2 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 2 एकड़, ध्यान रखेंगे कि 2 एकड़ भूमि में फैले पार्क में लगभग 80 लाइकेन की प्रजातियां इसमें है। इस पार्क में 80 लाइकेन की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, भारत व नेपाल के बीच सीमा विवाद। ध्यान रखेंगे कि भारत व नेपाल के बीच सीमा विवाद ये मई 2020 में तब सामने आया जब मई में नेपाल ने अपना नवीन मानचित्र, मई में नेपाल के द्वारा अपना नवीन मानचित्र, ये नया राजनैतिक ये मानचित्र जारी किया गया और इसमें जो भारतीय क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो तिब्बत, चीन और नेपाल, ध्यान रखेंगे कि तिब्बत, चीन और नेपाल से जो संलग्न क्षेत्र है, जो सीमा क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में भारतीय सीमा या भारतीय क्षेत्रों में पड़ने वाले जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख आपका लिपुलेख काला पानी सहित लिपियाधुरा, लिपियाधुरा यानी कि लगभग ये जो क्षेत्र है
ये 372 किलोमीटर क्षेत्र, 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को ये नेपाल की सीमा बताया गया। ध्यान रखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद का कारण है कि उसके नए राजनीतिक मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से जो भारतीय सीमा से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा, लगभग ये क्षेत्र 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इन क्षेत्रों को नेपाल के मानचित्र में दिखाया गया था और यही ये विवाद का कारण रहा। हालिया विवाद का कारण कुछ और है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के लिपुलेख, ये उत्तराखंड के लिपुलेख से ये धाराचूला मार्ग को जोड़ने वाली लगभग 80 किलोमीटर जो सड़क बनी है, उस सड़क का उद्घाटन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया। पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है लिपुलेख, तो लिपुलेख से धाराचूला मार्ग को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। तो इस पर हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के पीछे उसका कारण यह था कि नेपाल, ध्यान रखेंगे कि नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि। इस सुगौली की संधि ये 1916 में हुई थी। तो सुगौली संधि का हवाला देते हुए सुगौली 19 में बल्कि 1816 है, 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी। उस सुगौली संधि में महाकाली या काली नदी को, ये इस संधि में काली नदी का ये पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका लिपुलेख, काला पानी और लिपुयाधुरा का क्षेत्र आता है। तो इस संधि का हवाला देते हुए नेपाल ने कहा था कि क्षेत्र भारतीय सीमा के अंतर्गत है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि यहां से, यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र का ये हिस्सा है और यहां से जो क्षेत्र है, यहीं से इसी मार्ग से, मीन्स लिपुलेख मार्ग से ही ये पहले भी मानसरोवर की यात्रा होती रही है। तो भारत ने इसका जवाब दिया। नेपाल का कहना है कि संपूर्ण महाकाली नदी का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है, जबकि भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का क्षेत्र है और यही भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण रहा है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ध्यान रखेंगे कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये मणिपुर में बनाया जा रहा है। ये मणिपुर का जिला है तमेंगलोंग। ये तमेंगलोंग जिला में बनाया जा रहा है। इस 100 मीटर लंबे पुल की ऊंचाई लगभग 141 फुट है। ये 100 मीटर लंबे जो मणिपुर में पुल बनाया जा रहा है, उसकी ऊंचाई लगभग 141 फीट है, जबकि इसके पहले विश्व का जो सबसे ऊंचा पुल रहा है वो रहा है बेलग्रेड रेलवे ब्रिज। बेलग्रेड रेलवे ब्रिज की ऊंचाई लगभग 139 फीट रही है। ध्यान रखेंगे कि तमेंगलोंग, ये मणिपुर के तमेंगलोंग में ये जो पुल बनाई जा रही है, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा बनाई जा रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा मणिपुर में बनाई जा रही ये जो 100 मीटर लंबी पुल
जिसकी ऊंचाई 141 फीट है और यह भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची ये पुल है, जिसका निर्माण ये मणिपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट, बोडो समझौता। ध्यान रखेंगे ये बोडो ये असम का क्षेत्र है। जनवरी 20 में असम के बोडो इलाकों में यह भारत सरकार तथा असम सरकार तथा असम के तीन विद्रोही गुटों के बीच असम में अस्थायी शांति स्थापित करने के लिए यह समझौता हुआ है। मीन्स इस समझौता में तीन पक्ष है, भारत सरकार, असम सरकार और असम के मीन्स बोडो क्षेत्र के जो तीन विद्रोही गुट हैं उनके बीच ये अस्थायी शांति के लिए ये समझौता हुआ है। इस समझौता की शर्तों के अनुसार ध्यान रखेंगे कि अब ये जो असम के विद्रोही गुट हैं वो विद्रोही गुट अब अलग बोडो राज्य की मांग नहीं करेंगे। ये अब अलग बोडो राज्य की मांग नहीं करेंगे और इस अवसर पर लगभग 1550 बोडो विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण भी किया। इस संधि के अवसर पर लगभग 1550 जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण भी किया। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रू रियांग समझौता। नेक्स्ट ब्रू रियांग समझौता, हम आपको बता रहे हैं ब्रू रियांग समझौता है क्या। तो ध्यान रखेंगे कि ब्रू रियांग समझौता ये दिल्ली सरकार, आपके मिजोरम सरकार, आपके त्रिपुरा सरकार और ये ब्रू रियांग ये जो आदिवासी हैं ब्रू रियांग के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। ध्यान रखेंगे कि जनवरी में ये ब्रू रियांग समझौता दिल्ली सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। और इस समझौते के बाद यह कहा गया, मैं इस समझौते को यह उल्लेख कर रहा हूं कि ब्रू रियांग समझौता। ध्यान रखेंगे कि इस समझौते में कहा गया था, ब्रू रियांग समझौते में, कि अब ब्रू रियांग परिवार, ये ब्रू रियांग परिवार त्रिपुरा में अस्थायी रूप से निवास करेगा, त्रिपुरा में अस्थायी रूप से बसेगा और केंद्र सरकार इनके पुनर्वास के लिए मीन्स इनको यहाँ रहने के लिए 600 करोड़ धनराशि देगी। ये केंद्र सरकार इनको स्थापित करने के लिए लगभग 600 करोड़ पुनर्वास हेतु देगी। ध्यान रखेंगे कि ब्रू रियांग है क्या। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले 1900, थोड़ा सा स्टोरी समझ लेंगे कि 1997 में मिजोरम में, पहली बार 1997 में मिजोरम में जब जातीय तनाव बढ़ा था तो वहां से लगभग 500 ब्रू रियांग परिवार ये त्रिपुरा में शरण लिए थे। यद्यपि उनको दो बार 2010 और 2018 में, 2010 में और 2018 में दो बार उनको वापस भेजा गया था। लगभग 1600 परिवार ये 2010 में भेजे गए थे और लगभग 328 ब्रू रियांग परिवार ये मिजोरम में भेजे गए थे। अभी भी जो शेष परिवार थे, जो शेष ब्रू रियांग लोग थे, वह त्रिपुरा में रह रहे थे। तो त्रिपुरा में ही अब वो स्थायी रूप से निवास करेंगे। ये इस समझौते का परिणाम रहा। और ध्यान रखेंगे कि अभी त्रिपुरा के
दूसरे बड़े आदिवासी समूह बन जाएंगे, दूसरे बड़े ये जनजाति आदिवासी समूह बनेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिवार को, ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक जो परिवार है उन परिवार को एक भूखंड दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक ये ब्रूरियांग परिवार के प्रत्येक लोगों को एक भूखंड दिया जाएगा। 4 लाख, ध्यान रखेंगे कि 4 लाख इनके नाम पर ये फिक्स डिपॉजिट भी किया जाएगा और 2 वर्ष तक प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपया भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनको मुफ्त राशन, ये मुफ्त राशन की व्यवस्था की जाएगी। उनको घर बनाने के लिए ये 1200 ये वर्ग फीट की जगह दी जाएगी और उनको घर बनाने के लिए लगभग 1.5 लाख, ये 1.5 लाख रुपया भी दिया जाएगा। ये समझौता हुआ है ब्रू रियांग समझौता। तो हम कह सकते हैं कि ब्रू रियांग समझौता ये मिजोरम के लोग थे और वहां जाति तनाव के कारण भारतीय क्षेत्र मीन्स भारत के दूसरे राज्य त्रिपुरा में बस गए थे। केंद्र सरकार ने मिजोरम उन परिवार के प्रतिनिधियों और त्रिपुरा के बीच एक समझौता किया है। समझौता के शर्तों के अनुसार जो शेष बचे ब्रू रियांग परिवार हैं वह अब त्रिपुरा में अस्थायी रूप से रहेंगे और उनको पुनर्वास करने के लिए केंद्र सरकार 600 करोड़ की धनराशि देगी और प्रत्येक परिवार के लिए जो सुविधा दी गई है कि प्रत्येक परिवार को एक जमीन दी जाएगी, एक भूखंड दिया जाएगा, उनको ये 4 लाख प्रत्येक परिवार को फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, उनको 2 वर्ष तक 5-5 हजार रुपया भी दिया जाएगा, मुफ्त राशन की व्यवस्था होगी और 1200 वर्ग फीट की जमीन उनको घर बनाने के लिए और घर बनाने के लिए खर्च के रूप में उनको 1.5 लाख रुपया की धनराशि दी जाएगी। यही है ब्रू रियांग समझौता। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और नेक्स्ट आपको संबंधित टेस्ट पेपर भेजा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।